नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। पंच तत्व में विलीन हो गए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता, सेना के जवान और परिवार के सदस्य समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको बता दें कि शनिवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनमोहन सिंह की बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। आर्थिक सुधारों के महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा देश याद कर रहा है। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से निगम बोध घाट के लिए निकाली गई। पार्थिव शरीर के साथ मुख्य वाहन में राहुल गांधी भी बैठे नजर आए। कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई तो इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता जब तक सूरज चांद रहेगा, मनमोहन आपका नाम रहेगा और मनमोहन सिंह अमर रहे जैसे नारे लगाते रहे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता, सेना के जवान और परिवार के सदस्य समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है, आपको बता दें कि शशि थरूर ने देखिए वो तो एक रिमार्केबल इंसान था, बहुत बहुत स्पेशल महान पुरुष था, बहुत योगदान दिया। कहते इंटेग्रिटी था। देखिए वो तो एक रिमार्केबल इंसान था, बहुत बहुत स्पेशल महान पुरुष था। उनका जो ईमानदारी, उनकी डिसेंसी, जो अंग्रेजी में कहते हैं इंटेग्रिटी था, वो तो हमारी राजनीति में बहुत कम दिखाई देता है। और इस किस्म का आदमी जब 80 साल से ज़्यादा थे फिर भी वो जवानों के बारे में, जवान भारतवासियों के बारे में सोच रहा था कि हमारे देश को कैसे हम क्या कर सकते हैं जो भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए भारत अच्छा हो सके। तो इस किस्म का नेतृत्व उसने दिखाया और मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि इस महान पुरुष
एक बहुत बड़ा आत्मा था जो हमारे देश को भी छोड़ के हम सबको छोड़ के चले जाते। साहब सुपुर्दे खाक हो रहे हैं, लेकिन उनको लेकर जो विवाद पनपा कि उनको स्पेशल जगह देनी चाहिए थी। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे शहर में, हमारी राजधानी में काफ़ी मेमोरियल्स है, तो इसलिए एक और करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार तो ऐसे कुछ तय करना चाहिए जल्दी कि मनमोहन सिंह जी की याद रखने के लिए कुछ अच्छा, एक अच्छी समाधि बना। देखिए, वो तो एक रिमार्केबल इंसान था, बहुत स्पेशल, महान पुरुष था। उनका जो ईमानदारी, उनकी डिसेंसी, जो अंग्रेजी में कहते हैं इंटेग्रिटी था, वो तो हमारी राजनीति में। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस बात को लेकर कहा है कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हैरान हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैंने आज सुबह अखबार पढ़ी तो वो पढ़कर हैरान हुआ, और उन्होंने कहा कि देश के 10 साल रहे प्रधानमंत्री, जिनको पूरी दुनिया विद्वान मानती है, जिनके अर्थशास्त्र को पूरी दुनिया का विश्वविद्यालय में पढ़ी और पढ़ाई जाती है, ऐसे आदमी का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या कभी आपने कभी सुना है कि पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में किया जा रहा है, किया गया है। आज अखबार पढ़ के हैरान हो गया, मैं स्तब्ध रह गया ये देख के कि देश के 10 साल रहे प्रधानमंत्री, जिनको पूरी दुनिया विद्वान मानती है, जिनके इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, ऐसे आदमी का दाह संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट में किया जा रहा है। क्या कभी आपने सुना है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार निगम बोध घाट में किया जा रहा है? ये तो बहुत शर्म की बात है। और पूरे सिख समुदाय के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और दुनिया भर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चाहने वाले लोगों के लिए ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र सरकार आज राजनीति में इस तरीके से निम्न स्तर पे आ गई है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को 1000 गज जमीन नहीं दे पाई जहां पे उनका दाह संस्कार हो जाए। क्या मतलब है इस मेमोरियल का? अगर आप उनका दाह संस्कार जो है निगम बोध घाट पे करेंगे, क्या ऐसा और किसी के बारे में सोचा जा सकता था? क्या किसी और के बारे में ऐसा किया जा सकता था? ये बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है पूरा देश जो है इससे बहुत ज्यादा जो है आहत है। देखिए, मैं तो आज अखबार पढ़ के हैरान हो गया, मैं स्तब्ध रह गया ये देख के कि देश के 10 साल रहे प्रधानमंत्री, जिनको पूरी दुनिया विद्वान मानती है, जिनके इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, ऐसे आदमी का दाह संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट में किया जा रहा है। क्या कभी आपने सुना है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार निगम बोध घाट में किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके पंचतत्व में विलीन हो गए और उन्हें पूरा देश याद कर रहा है, और उन्होंने देश को आर्थिक संकट से उबारा। उन्होंने कहा कि 1 दशक तक देश की सेवा की। जब देश में आर्थिक संकट आया तो उस समय वो वित्त मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहकर देश को आर्थिक संकट से उबारा। उन्होंने देश की सेवा की। जब देश में आर्थिक संकट आया उस समय वो वित्त मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहकर देश को आर्थिक संकट से उभारने के बाद देश का जो सोना उस समय गिरवी रखा गया था उसको वापस लाए, और जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इस देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिखाने का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। वो प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। किस प्रकार की योजनाएं वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए लेकर आए। मनरेगा उसका जीता जागता उदाहरण है। कोरोना काल में अगर मनरेगा ना होता तो देश में किस प्रकार से ग्रामीण में रोजगार की कमी रहती। मेरा मानना है कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया और राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया। आज
मनरेगा के द्वारा कई घरों के चूल्हे जल रहे हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है और आज उन्होंने एक दशक से ज्यादा समय तक देश की सेवा की और देश को एक दिशा प्रदान करके आज हम सबको छोड़कर चले गए। आक्रोशित पटना की बात करें तो आक्रोशित बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर एसडीएम गौरव कुमार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बना है, हम इनका ज्ञापन बीपीएससी में देंगे, इनकी जो भी शिकायतें हैं उसकी जांच करके वाजिब समय के भीतर जवाब दिया जाएगा। अभी उन्होंने कहा है कि अभी हमने इन्हें सोचने के लिए आधे घंटे का समय दिया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। वो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से एसडीएम मिले हैं और उनका जो ज्ञापन लेते हुए बीपीएससी को देने की बात उन्होंने की है। एप्लीकेशन हम लोगों ने बोला था जो इन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बना लिया है 5 लोगों का, तो हम लोगों ने फिर बताया कि बीपीएससी में हम लोग जाकर इनको देंगे इनका ज्ञापन और इनका जो भी ग्रीवांसेस है उसके हिसाब से वो विस्तृत जांच होके रीजनेबल टाइम पीरियड के विदिन जवाब दे दिया जाएगा। एस्पायरेंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं सर कि किनसे मिलाया जाए उन्हें? एस्पिरेंट्स का अभी डिमांड यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी में जाकर इनको ज्ञापन दिलवाया जाए, बट जैसा आप लोगों ने अभी देखा ही कि कहाँ डिमांड किया जा रहा है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक्शन लेगा सर? कई सारे टीचर्स को नोटिस भी भेजे गए हैं, क्या उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेगा या आगे कोई फर्दर आप लोगों का अपडेट है आगे? तो अभी हम लोगों ने उनको एक थॉट एंड डिलीब्रेशन के लिए समय दिया है आधे घंटे का, उसके बाद वो लोग अपना डिसाइड करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग भी अपना देखते हैं क्या कर आगे कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, थैंक यू। चलिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लगातार लाठीचार्ज का मामला गर्माता जा रहा है और राजनीतिकरण भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि हमारे पास साक्ष्य हैं तो बीपीएससी के पास भी साक्ष्य होंगे। कोई भी छात्र तोड़फोड़ नहीं कर रहा था, आप उन पर किस तरह लाठियां बरसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें कष्ट होता है कि नीतीश जी की राजनीति को क्या हो गया है। में पीड़ा होती है क्योंकि हमारे साथ भी उन्होंने काम किया, लेकिन पीड़ा अपनी जगह, सच तो यही है। मुख्यमंत्री जी के निर्णय कौन ले रहा है, उन तक चीजें पहुंच भी रही हैं या नहीं, ये चिंता का विषय है। मैंने पहले भी कहा था कि ये बच्चे अभ्यर्थी चांद का टुकड़ा आपसे नहीं मांग रहे। हमारे पास साक्ष्य हैं तो बीपीएससी के पास भी होंगे कि 45-50 मिनट विलंब से आपने क्वेश्चन पेपर दिया और वक्त पे, बिल्कुल वक्त पे ले लिया। इसे क्या माना जाए? ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। उसके बाद आप विजुअल्स देखिए, कोई भी स्टूडेंट वैंडलिज्म नहीं कर रहा था, आप किस तरह लाठियां बरसा रहे थे। मतलब पूरा का पूरा पुलिस स्टेट। जब सेवानिवृत्त अधिकारी चलाएंगे और पूरी तरह, मैं ईमानदारी से कहूं, बीजेपी ने उस अधिकारी के माध्यम से कंट्रोल कर लिया, तो कष्ट भी होता है कि नीतीश जी के राजनीतिकों को हो क्या गया। इसको छोड़िए, गांधी के भजन पे हो गया बिहार में, जिसको सुन के हम आप सब बड़े हुए हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उस पे बवाल हो गया, गायिका को माफी मंगवा ली। ये सम टोटल क्या बताता है? देयर इज नो गवर्नमेंट, एटलीस्ट नीतीश जी की सरकार तो है नहीं। और इसलिए तेजस्वी जी ने बार बार कहा है कि ये बच्चों का, यह अभ्यर्थियों का आंदोलन है, ये राजद का आंदोलन नहीं है, लेकिन उनको नैतिक समर्थन है। और वो नैतिक समर्थन इस बात के लिए है कि पूरा का पूरा सिस्टम रिग्ड है, उसको रिस्टोर करना। आप लोग और छात्र कह रहे हैं उनको कैंसिल कीजिए, बिल्कुल, लेकिन बीपीएससी का ने साफ साफ कल कह दिया है कि हम कोई कैंसिल नहीं कर रहे हैं, मेंस का परीक्षा लेने जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात कहूं, जब ये हठधर्मिता आती है ना, तो अंतिम समय आ जाता है। एक परीक्षा ले पाए हो तुम बिना रिगिंग के, बिना माल प्रैक्टिस के। उसी दिन डीएम भी बता रहे थे
एक पैकेट में इतना होना चाहिए था, इतना कम था, अफरा तफरी मची। ये क्या इंगित करता है? शर्म आनी चाहिए जो लोग बैठे हुए। बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है, और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई सरकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, और लगातार वो कहते आ रहे हैं यहाँ कोई सरकार है ही नहीं, और जो सरकार है उन्हें होश नहीं है। मुख्यमंत्री अब निर्णय लेने लायक नहीं रह गए, और वह कोई भी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ कोई सरकार है ही नहीं, और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में, दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनकी चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे? जी तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने। लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है, और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और देखिए, जो भी विषय है, नाइंसाफी तो हुई है, पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? बल्कि शिकायतें जो है हर जगह से आ रही है। तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी, एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लोगों के, छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग डबल इंजन की सरकार, किस बात का डबल इंजन की सरकार? ये कोई जनता की सरकार है क्या? पूरी तरीके से यहाँ जो है प्रशासनिक अराजकता जो है फैल चुकी है, और पूरी तरीके से अफसरशाही लागू। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लागू होने को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी पर उन्होंने हमला किया है, और उन्होंने कहा है कि जब लाखों लोगों ने महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण कराया तो बीजेपी की नींद उड़ गई है, और बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। जिसमें हमने कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि 1000 रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि
60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई, लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया, बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है, ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रही, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया, महिला सम्मान योजना ये बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो, ये नहीं चाहते कि बुजुर्गों का भला हो। ये संजीवनी योजना बंद करने के लिए ये तो इन्होंने आज एक हिंट दिया है, एक इशारा दिया है, अपनी नीयत बताई है कि बीजेपी अगर चुनाव बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी सारी योजनाएं आपकी बंद कर देंगी। मेरे पास एक आदमी आया था। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए पथराव मामले पर 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस दौरान। और एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा है कि संभल में हिंसा की घटना के बाद अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक अदनान नाम का व्यक्ति जो वांछित था उसे सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। व्यक्ति और उसके साथी घटना में शामिल रहे हैं, इनके पीछे कौन था इसकी जानकारी की जा रही है। साथ ही शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हिंसात्मक घटना के पश्चात 50 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें से एक अदनान है जो कि थाना नखासा क्षेत्र से वांछित था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे आइडेंटिफाई करते हुए प्रकाश में लाया गया था। बाटला हाउस दिल्ली से इसे गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया है। ये है और इसके साथी घटना में शामिल रहे हैं, इनके पीछे कौन था जानकारी की जा रही है और साथ ही
इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ कुछ अन्य लोग भी रहे हैं। सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कुछ लोग किए जा चुके हैं। 95 लोग अभी तक प्रकाश में आए हैं, अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब का खेप आना नहीं रुक रहा है और नए साल के जश्न को लेकर शराब कारोबारी शराब की खेप मंगाने में लगातार जुटे हुए हैं, जिससे पुलिस शराब कारोबारी के मंसूबे पर पानी फेरती हुई दिख रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र से आया है, जहां कांटी थाना की पुलिस सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कुशी के समीप शराब से लोड ट्रक को पीछा कर गहराबंदी करने के बाद पकड़ लिया गया। 18 चक्के वाली ट्रक के ऊपर चोकर का बोरा रखा हुआ था और नीचे शराब की कार्टून छुपाई हुई थी, जबकि पुलिस को पीछा करते हुए देख चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शराब लदे ट्रक को जब्त करते हुए थाने ले आई। जब ट्रक की जांच की गई तो करीब 634 कार्टून शराब को बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 60 लाख से भी ऊपर बताई जा रही है। कल विगत रात को 12 बजे के बाद तकरीबन 12:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 18 चक्का गाड़ी जो हरियाणा नंबर है दारू लेकर जो है थाना क्षेत्र में ही जो है बॉर्डर एरिया में कहीं खाली करने वाली है। जिस प्राप्त सूचना पे मेरे द्वारा जो है टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे पुवनी जयप्रकाश गुप्ता और PSI शिवशंकर अपने थाना उपलब्ध बल के साथ सूचना का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्थान किए थे कि किशुनगर बॉर्डर के पास जो है गाड़ी को देखा गया, जिसका पीछा किया गया। गाड़ी काफ़ी प्रयास किया गया कि भगाने का, लेकिन उपलब्ध बल के सहयोग से जो है उसको उसके गंतव्य के स्थल पे जो है पकड़ लिया गया, किशुनगर बॉर्डर पे, जहां जांच पड़ताल के क्रम में उसमें विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात जो है कार्रवाई करते हुए कुल जो है 631 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया गया है और 5606.25 लीटर गणना करने पर पाया गया है कि 5606.25 लीटर जो है विदेशी शराब है। जो वाहन पकड़ा गया है, वाहन का संख्या है जो हरियाणा नंबर है HR 63D 7801 और इसमें यही प्रतीत हो रहा है कि नए साल के मौके पर एक खेप को लाया गया था ताकि जो है नए साल पे इसका जो है वितरण और बिक्री किया जा सके। इस ट्रक में क्या रखा था? ट्रक में ही आपको चोकर युक्त जो है कुछ बैग्स है, जिसकी गणना हम लोग और अभी करेंगे। समय अभाव के कारण जो है उसकी गणना नहीं हो सकी है, लेकिन उसकी भी गणना की जा रही है और उसका भी हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जांच भी है सर? नहीं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं है। हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो सूचना है उसके हिसाब से जांच अनुसंधान के बाद जो है इस पर लोकल सिंडिकेट की प्रतीत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना लोकल सपोर्ट और सिंडिकेट के इस चीज़ का व्यवसाय नहीं हो सकता है। जरूर निश्चित तौर पे कोई बड़ा इसमें माफिया जो है, शराब माफिया जो है इसमें संलिप्त है, जिसकी जांच की जा रही है। जो भी लोग होंगे उस पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालक गाड़ी छोड़ के फरार हो गए तेरे का लाभ लेके। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।